किए। जिनको भी नोट्स लेना है एनसीईआरटी का, आप नोट्स ले सकते हैं। बहुत जल्द आपके सामने एनसीईआरटी पॉलिटी का भी नोट्स आ जाएगा। और इसके अलावा जो है एनसीईआरटी जो है आपका हिस्ट्री है वो भी आपके बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। और कम्बो पैक बिल्कुल आपको कम कीमत में मिल जाएगा और बेहतरीन नोट्स होगा जो आपको टीआरई 4 को कंप्लीट कराने में, क्लियर कराने में और आपकी जॉब पक्की करने में बिल्कुल जो है 100% कारगर होगी। ठीक है, बाकी नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 है हमारा जो है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश का पुंज बना सकता है। तो ये जो है किस किस में बनेगा, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की स्थिति में, क्योंकि दोनों का जो फीचर होता है समान होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिलीमीटर लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी गई है। इस सुई का 5 मिलीमीटर लंबा जो है प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, तो दर्पण की जो फोकस दूरी बनेगी ये बनेगी -20 डिग्री सेंटीमीटर। ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये जो केस है ये है आपका जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तभी जाके जो है बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चित्र जो दिया गया है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। कह रहा कि इसमें जो चित्र दिया गया है ये वाला, तो इस चित्र में माध्यम ए से जो प्रकाश है, जो किरण है, माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते हुए दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसका जो अपवर्तनांक होगा ये होगा आपका जो है √3/√2। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि चित्र यहाँ पे जो दिखाया गया इस चित्र में माध्यम ए से माध्यम बी में प्रकाश जो है प्रवेश करती है और माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना होगा। तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक होगा इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1 से अधिक हो रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि चित्र 10.3 यानी इस चित्र में जो है आपका दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज की बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी से आपतित होकर प्रकाश छिद्रों सी तथा डी से बाहर निकलती है। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। इस बॉक्स में क्या हो सकता है कि यहाँ से ए और बी से निकलता है और सी और डी से जो है बाहर आ रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है और ऐसे निकल रहा है और यहाँ से आ रहा है तो ऐसे निकल रहा है। इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है ये आपका कारण है कि कांच का आयताकार स्लैब, यहाँ पे कांच का जो आयताकार स्लैब है इसी के चलते हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र 10.4 यानी ये जो चित्र है इसमें दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्रों के आपतित होकर फलक बी के छिद्र से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो इस बॉक्स के भीतर क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात है कि इस बॉक्स में ये है आपका एक उत्तल लेंस। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। इसीलिए जो प्रकाश आ रहा है पूरा फैल रहा है चारों तरफ। चलिए आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे सही कथन आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं 8 नंबर का। पहला कह रहा है कि 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है, बिल्कुल सही बात है। बाकी दिया कि 0.2 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता जो है -4 डायोप्टर होगी, नहीं ये गलत है। फिर दिया है कि 0.25 फोकस दूरी की अवतल लेंस की जो क्षमता है ये 4 डायोप्टर होगी, ये भी गलत है। और ये भी जो है ये भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है,
वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण आवर्धन है। तो पीछे के वाहन को देखने के लिए जो हम लोग शीशे का प्रयोग करते हैं वाहन में, इसका जो दर्पण का जो आवर्धन होता है यह होता है 1 से कम, इसलिए अधिक जो है वाहनों को हम लोग आसानी से देख लेते हैं। चलिए बी की बात की जाए। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर पर अभिसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बीम को कहाँ रखे कि इसका समान साइज प्रतिबिंब बने। तो कहाँ रखना होगा? ये रखना होगा आपका जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो देखिए कोई दूर का भवन है, उसकी पूरी लंबाई देखना है तो आप समतल दर्पण से भी देख सकते हैं, उत्तल दर्पण यानी और अवतल दर्पण किसी से भी देख सकते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी तीनों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो यहाँ पे जो बल्ब लगे हैं ये होते हैं बिल्कुल प्रवर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अपवर्तनांक के नियम होते हैं। अब देखिए अपवर्तनांक के नियम क्या होते हैं? तो अपवर्तनांक के जो नियम है ये सभी दर्पण पर चाहे उनकी प्रकृति कैसी क्यों न हो सभी पर जो है लागू होते हैं। ठीक ना। अब दिया कि 14 नंबर क्वेश्चन कि वायु से प्रकाश के आयताकार स्लैब का आपतित की प्रकाश विकिरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों एबीसीडी ने चित्र बनाए। ये चित्र बनाए हैं इन्होंने और कह रहा है कि दर्शाए अनुसार आरेखित किया गया है, इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, अब आप देख के बताइए। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो चित्र है देखिए आ रहा इधर से जा रहा है, ये आपका सही है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। और क्वेश्चन है कि आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम के समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? तो सीधी सी बात है ये तारपीन का तेल होगा। किसका होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का नहीं, तारपीन का नहीं, बेंजीन का होना चाहिए। किसका होगा? बेंजीन का होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर, बेंजीन का होगा। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र 10.6 में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? 16 नंबर का पूरा चित्र देखकर आप सही से बताइए। ठीक है, एक बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान यह रखना है कि कोई भी प्रकाश अगर आती है, कोई भी किरण अगर आती है तो वह जो किरण है कहाँ से गुजरेगी? तो सीधी सी बात है वो फोकस से आकर गुजरेगी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये वाला जो है चित्र सही है बिल्कुल। चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस पर चित्र जो दिया गया है इसके अनुसार आपतित प्रकाश का किरण के लिए कौन सा आरेखों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सही कथन बताना है। तो देखिए आपका सही कथन क्या होगा? अब चित्र नंबर ए, ये वाला आपका सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग साइज के समान तथा छोटे, उसके जो पैर छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष के दर्पण के संयोजन का क्रम क्या है? यानी शीर्ष से जो नीचे तक का जो उसका शरीर का आकार दिख रहा है उसका रीजन क्या है? रीजन है यह है कि वह जो दर्पण है उसमें सबसे ऊपर अवतल है, फिर समतल है, फिर आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, राइट आंसर सी बन जाएगा। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन कर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? कब अत्यधिक छोटा बनेगा?
तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस सभी केसों में। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में। ठीक है, अब चैप्टर नंबर हमारा 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया, सॉरी संसार, दुनिया नहीं है संसार। चलिए यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता है। देखिए कितनी क्षमता का जो है लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा आपका 0.5 डायोप्टर का। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए, वह जो है विद्यार्थी नेत्र निकट बिंदु से दूर हो गया है। ठीक ना, आपका राइट आंसर क्या होगा? यानी दूर की वस्तु को तो पढ़ पाता है लेकिन जो नज़दीक की वस्तु है उसको नहीं पढ़ पाता है। इसका मतलब उसको जो है दूरदृष्टि दोष हो गई है। ठीक ना। चलिए अगला हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन दिया गया है कि कोई प्रिज्म ABC जो है विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज जो है जो चित्र दिखाया गया है इसके अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित है। नीचे दिए गए इस प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्ण प्रकाश के वर्ण के तदनुरूपी है। तो यहाँ पे आपका थर्ड का जो राइट आंसर बनेगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? नहीं थर्ड का, तो थर्ड का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन यहाँ अपना है बी जी। ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेकेंड वाला, ये वाला सही है। चलिए आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब क्या होता है? तो प्रकाश का न्यूनतम जो है प्रकीर्णन होता है, तब जाके उसमें श्वेत दिखाई पड़ता है। तो 4 नंबर का आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन दिया है इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? तो इंद्रधनुष बनने के लिए प्रकाश की जो घटना है ये आपका अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 का जो है ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 6 नंबर तारों को टिमटिमाने के कारण है। तारों को टिमटिमाने का कारण है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वायुमंडल में प्रवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक। ऑप्शन हो जाएगा जो है आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि इसका कारण है कि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों को प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अत्यधिक जो है प्रकीर्णित हो रहा है, इसके चलते। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो कौन सा सही है? तो आपका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो है ये क्या होता है? तो लाल वर्ण का जो प्रकाश होता है यह प्रकाश धुएं तथा कोहरे के द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन इसका होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो ये योगदान होता है प्रकाश का प्रकीर्णन का। अगला क्वेश्चन, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है, तो ये कारण है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो ये अपवर्तन कहाँ होगा, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बी, स्वच्छमंडल या कर्निया पे बनता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ क्या हो जाए, तो नेत्र की जो पेशियाँ हो जाए शिथिल होती हैं और लेंस पतला हो जाता है, तब ऐसा स्थिति आती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु को जो है क्या होगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। ये आपका सही है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। ये क्या, ये गलत है। बी कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। ठीक ना, तो अगर किसी व्यक्ति की जो दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को देख लेगा। ठीक है, और सी दिया है कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति जो है पास की वस्तु को स्पष्ट देख लेगा। तो निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ है वो पास की वस्तु को स्पष्ट देख लेगा, ये सही है। ठीक ना, और डी दिया है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, और दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है ये पास वाली वस्तु को नहीं देखे, ये भी गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर कौन सा, तो चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 हमारा है विद्युत। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो है चित्र वाला क्वेश्चन, जितना चित्र वाला क्वेश्चन है कहीं आपसे नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ पे हम बातें ना करेंगे। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन जो है चित्र वाला, यहाँ भी हम बात नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर आइए 3 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि चित्र वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता तो बिना मतलब के समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है तार की किस पे, तो तार की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर 12 नंबर का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा एक जो है धारा की ली जाती है, 1 एम्पीयर की धारा ली जाती है। फिलामेंट में अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी लगभग, कितनी संख्या होगी, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी 10⁻20 के बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी ये चित्र वाला मामला आ गया, इसकी बातें हटा देते हैं हम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन के। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओमेगा है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो कितना प्रतिरोध बनेगा, सीधी सी बात है, ये प्रतिरोध बनेगा आपका 1 ओमेगा के बराबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओमेगा है का उपयोग करके कितना जो है न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो ये आपका बन जाएगा जो है 1/25 ओमेगा के बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी चित्र का मामला है, इसको हटाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज को निरूपित करने वाला अगर सभी ऑप्शन को देखा जाए तो कौन कर रहा है, तो आप देखिए ध्यान से, आपका किया गया कार्य अपन विद्युत की धारा इंटू समय होगा, आपका राइट आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि लंबाई जो है L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई
2L तथा प्रतिरोध R है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल यहाँ पे बनेगा वह क्षेत्रफल होगा आपका जो है 2 एम्पियर के बराबर। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया कि कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात प्रकाश क्रमशः R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध के निक्रोम तार के यानी नाइक्रोम तार के 3 नमूनों लिया है। ठीक ना। अब यहाँ पे जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिखाया गया है और आरेखित किया गया, निम्न में से कौन सा सत्य है। अब इसको आप देखिएगा तो आपको सीधे से पता चल जाएगा कि इसमें सत्य कौन सा है। कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए आपका R3 ग्रेटर देन R2 और फिर R2 ग्रेटर देन R1 के बराबर होगा। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा कितनी होगी? तो क्षयित जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? तो ऊर्जा हो जाएगा कितना? तो आपका जो है हो जाएगा आपका जो है 300%, बिल्कुल 300% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन होता है? सॉरी, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? तो कब परिवर्तन नहीं होगा? तो ये जो है आपका प्रतिरोधक की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होने पर, अगर उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसके प्रतिरोधकता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 ताप दीप्त बल्ब ABC जिनके अनुमतांक क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट है, पार्श्व क्रम में संयोजित है। इनकी चमक के संबंध में कौन सा प्रकथन सत्य है? तो देखिए ध्यान रखना, ये पार्श्व क्रम में है, और जब ये पार्श्व क्रम में है तब इनकी चमक में क्या होगा? बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी। ठीक ना, बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी, और बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में अधिक होगी। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओमेगा, 4 ओमेगा और 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओमेगा प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, 20 जूल के बराबर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति जो है उपभोग करती है। इसके लिए किस अनुमतमांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये जो फ्यूज तार प्रयोग होगा कौन सा होगा? तो ये 5 एम्पियर का होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन दिया गया है कि 2 ओमेगा तथा 4 ओमेगा प्रतिरोध 2 प्रतिरोधकों के किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोध क्या होंगे? तो जब 2 ओमेगा और 4 ओमेगा के 2 प्रतिरोध जब आप लेंगे किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो इस क्रम में क्या होगा? तो इस क्रम में आपका श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनका समान धारा प्रवाहित होगा इनके अंदर। ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि विद्युत शक्ति की मात्रा को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार व्यक्त करेंगे? तो वोल्ट एम्पियर में। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर कौन सा? तो चैप्टर नंबर हम बात कर लेते हैं 13, और चैप्टर नंबर 13 हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 13 हमारा है आपका जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में कौन सा असत्य कथन का चयन कीजिए। अब यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। चलिए पहला देखिए, पहला दिया कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबकीय दिक्सूची का उत्तर ध्रुव होता है। बिल्कुल सही बात है। बी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र की होती है। ये भी सही बात है। सी दिया है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती है। नहीं, ये गलत है। और डी दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता क्षेत्र रेखाओं को निकटता की कोटि द्वारा दर्शाती है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये असत्य है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया चित्र, यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है, व्यवस्था में प्लग की कुंजी निकालकर परिपथ को खोलकर क्षैतिज ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र खींचा तो ये रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं क्या होंगी? तो सीधी सी बात है, ये रेखाएं जो है ये आपका हो जाएंगी एक दूसरे के समांतर सरल रेखा, क्योंकि केवल पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र में यह उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, एक मिनट, चलिए हाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, एक में यहाँ भी चित्र है, इसको थोड़ा सा हम करें कि कागज के तल के लंबवत तल में रखे वृत्तकार पास में कुंजी को बंद करने पर धारा प्रवाहित होती है। बिंदु A तथा B जो कागज के तल में तथा पास के अक्ष पर है, देखने पर पास में प्रवाहित धारा प्रकाश वामावर्त तथा दक्षिणावर्त है। चुंबकीय क्षेत्र B से A की ओर संकेत करती है। परिणामी चुंबक पर उत्तर ध्रुव पर फलक पर होगा जो निकट है। तो ये आपका कौन सा होगा? आप ये देख ही रहे हैं, बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है और ये जो है आपका स्विच है। तो इस केस में जो है, और इधर प्लस है इधर माइनस है, इस केस में आपको क्या दिखा रहा है? इस केस में आपको पता चल रहा है कि आपका बिंदु A के होगा। क्या होगा? किसके निकट होगा? तो बिंदु A के निकट होगा। ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं कि भ्रांति इसमें यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये उत्तर ध्रुव से निर्गत होती है और दक्षिण ध्रुव में ये जाकर प्रवेश करती है। इसलिए आपका राइट आंसर A बन जाएगा। ठीक है, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी लंबी सीधी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरे जो है, दोनों सिरे पर N नॉर्थ और साउथ ध्रुव बन जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है? यहाँ पे क्या करना है? असत्य कथन क्वेश्चन करना है। पहला देखिए, परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में होती हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं। ये बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल आपका सत्य है। बी कह रहा है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे के टुकड़े को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने में किया जाता है। ये भी सही है। सी दिया कि परिनालिका के संबंध चुंबकीय क्षेत्र पर पैटर्न क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय के पैटर्न से भिन्न होता है। ना, ये गलत कथन है। तो यही आपका सही हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पूछा था कौन सा असत्य है, तो आपका 4 का सी असत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जो चित्र दिखाया गया है इसके अनुसार कागज के तल में बाएं से दाएं की ओर संकेत करते हुए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है, और चित्र में दर्शाए अनुसार एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की 10 दिशाएं क्या है? तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो दिशाएं बनेंगी, ये आपका ऑप्शन ये होगा, दोनों पर कागजों के तल की ओर संकेत करते हुए ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात की जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर प्रोटॉन जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो व्यापारिक विद्युत मोटर जो होता है उसमें किसका प्रयोग नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए स्थायी चुंबक का, इसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। राइट आंसर सी बनेगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्र दिया गया है यहाँ पे, करा कि जो चित्र यहाँ पे दिया गया है, दर्शाई गई व्यवस्था में 2 कुंडलियाँ किसी अचालक बेलनाकार छड़ पर लिपटी हैं। प्रारंभ में प्लग में कुंजी नहीं लगी है, इसके पश्चात प्लग में कुंजी लगाकर फिर हटा ली जाती है। तब क्या होगा? तब इस केस में अगर देखा जाए तो इस केस में क्या होगा? तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, और ये विक्षेप विपरीत दिशा में होते हैं। तो राइट आंसर इस केस में आपका डी आंसर होगा कि गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, और ये विक्षेप विपरीत दिशाओं में होते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। असत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है 8 नंबर का जो है, प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम जो है, नियम का एक सरल नियम यह है। यानी बिल्कुल लेफ्ट हैंड थंब रूल आप जानते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये दिया गया है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला दिया है कि प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम एक सरल नियम है, बिल्कुल सही उन्होंने दिया था ये। बी है कि धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त नियम अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। 8 नंबर का जो सी ऑप्शन देखा जाए तो कह रहा है कि दिष्ट तथा प्रत्यावर्तित धाराओं में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रवर्तित धारा की दिशा जो है आवर्ती रूप में उत्क्रमित होती है, तो ये भी सही है। जबकि डी दिया कि भारत में प्रत्यावर्तित धारा प्रत्येक 1/50 सेकेंड के पश्चात दिशा में परिवर्तन होता है, ये गलत कथन है। ये आपका जो है गलत कथन है, ये आपका जो है गलत कथन है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो चित्र दिया गया है इसके अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार के पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। अब देखिए, अब इसमें देखा जाए 9 नंबर में, तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, ये आपका राइट आंसर तार के ठीक के नीचे होगा, तार के ठीक नीचे होगा, ठीक ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है। तो इसकी जो तीव्रता होती है ये सभी बिंदुओं पर समान होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि एसी जनरेटरों को डीसी जनरेटरों में परिवर्तित करने के लिए, यानी एसी वोल्ट को डीसी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी जो करंट है उसको डीसी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है विभक्त वलय दीप परिवर्तक का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट आंसर, हम लोग विभक्त वलय दिक परिवर्तक का जो है प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, घरेलू साधित्रों को लघु पतन अथवा अभितारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। तो सर्वाधिक जो सुरक्षा जो उपाय है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूज का हम लोग उपयोग करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। क्या हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोत है, इसे हम लोग देख लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है, तो ये जीवाश्म है, ठीक ना, ये जीवाश्म है, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। इसके अलावा सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि अम्लीय वर्षा होने के कारण है। अम्लीय वर्षा होने के कारण यह है कि अब देखिए, पहला दिया है कि सूर्य जो है वायुमंडल की ऊपरी परतों को तप्त करना प्रारंभ करता है। बी दिया जीवाश्मी ईंधनों की जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। और सी दिया कि बादलों के घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। और डी दिया कि पृथ्वी के आवेश में, अब देखिए यहाँ पे सेकंड का जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडलीय वर्षा जो है कारण है, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दिया था और लोग उसको गलत किए थे। देखिए इसी क्वेश्चन को जो है मॉडिफाइड किया गया था सिर्फ। अगला क्वेश्चन दिया गया है थर्ड नंबर, और क्वेश्चन है कि तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। तो तापीय विद्युत संयंत्र में जो ईंधन उपयोग होता है वो जीवाश्मी ईंधन होता है, कोयला वगैरह यूज होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र में ऑप्शन ए दिया है कि संचित जल की स्थितिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी संचित जल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
सी जल से विद्युत निष्कर्षित की जाती है और डी विद्युत प्राप्त करने के लिए जल को भाप के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 14 का जो राइट आंसर बनेगा, सॉरी 14 का नहीं 4 का, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है कि संचित जल की जो स्थितिज ऊर्जा उसमें आती है वह रूपांतरित हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो ये आपका है आपका सूर्य। ठीक ना, शुरुआती कहिए अंतिम कहिए, दोनों में जो है सूर्य ही है। आगे बात करते हैं ऊर्जा के निम्नलिखित में रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। तो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण किस में होता है, किससे होता है? तो आप जानते हैं सौर ऊर्जा से। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर और क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो महासागर में विभिन्न स्तरों के ताप में अंतर होता है जिसके चलते होता है ये। अगला देखिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसकी प्रमुख जो समस्या है कि उपयोग के पश्चात उसका जो है निपटारा नहीं सही से हो पाता है। ठीक ना, राइट आंसर सी बन जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सौर कुकर का कौन सा भाग पौधघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? पौधा घर के लिए यानी ग्रीन हाउस के लिए प्रभावी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन जो है देखिए दिए बॉक्स के भीतर वाला काली परत, दर्पण, कांच का सीट। तो ये कांच का सीट आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि बायोगैस का प्रमुख अवयव है, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन ए मीथेन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पवन चक्की में उत्पन्न करती है, पवन चक्की उत्पन्न करती है कौन सी ऊर्जा? तो देखिए पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है वर्षा ऋतु में अधिक होती है क्योंकि वायु नम होने पर पंखियों की वायु अधिक जो है द्रव्यमान टकराता है। बी दिया कि मीनार टावर की ऊंचाई पर निर्भर करता है, पवन के वेग पर निर्भर करता है और मीनार के निकट। तो देखिए पवन चक्की है तो सीधी सी बात है इसका एक ही रीजन है कि पवन का वेग पर निर्भर करता है। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज उसकी पंखियाँ नचेंगी। ऑप्शन जगह सी करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन का चयन करना है, यहाँ पे क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। अब यहाँ पे पहला कह रहा है कि सूर्य को ऊर्जा के अक्षय यानी स्रोत के रूप में जाना जाता है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ये सही है। 12 नंबर का पहला जो है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी जल विद्युत संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए क्योंकि जल को अधिक ऊंचाई से गिराएंगे क्यों? तो पहला कह रहा है कि इससे जल के ताप में कहाँ वृद्धि होगा। बी दिया कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये सही है आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्योंकि जितने ऊंचाई से गिराएंगे उतनी तेजी पंखे नचेंगी। ठीक ना, टरबाइन नचेगा। अगला बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। पहला देखिए, पहला दिया कि खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। बी दिया है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिक ऊर्जा एक मिनट बी फिर से पढ़ते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिक ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन बी आपका गलत है और पूछा था कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन बी जो है असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पहला दिया है आपका जो है हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि पर्यावरण जो है शुद्ध हो तथा क्या हो जैव मात्रा ईंधन की प्राप्ति हो। तो आपका जो है बिल्कुल सही है। बी दिया है कि जब फसलों को वनस्पति के अपशिष्टों आदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होते हैं। ये भी सही है।
सी दिया जाए। सी दिया है कि जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह एथेन नहीं मीथेन होता है, ये गलत है। ठीक ना, तो ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर 15 नंबर पर्यावरण के बारे में। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है कि पर्यावरण हमारा पर्यावरण 15 नंबर चैप्टर, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। ध्यान रखिएगा ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ये लास्ट जो हम 14-15 पढ़ा है बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृत्रिम परितंत्र कौन सा है, ये खेत है। खेत को आदमी ने बनाया, ठीक ना, खेत को किसने बनाया, आदमी ने बनाया। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। सेकंड नंबर, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन हमेशा कौन होता है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन होगा, तो मांसाहारी होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है। तो एक परितंत्र में कौन सा शामिल होगा, तो देखिए जीवधारी और निर्जीव दोनों शामिल होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि पौधे चौथे स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो अब जानते हैं ये कितने स्तर पर पूछा है, तीसरे नीचे दिए गए आहार श्रृंखला मान लीजिए कि चौथे स्तर पूछा है ना जी, चौथे पोषी स्तर पर। अब देखिए आप जानते हैं कि लिंडमान का नियम है कि 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो चौथा स्तर पूछा है, तो इसके हिसाब से कह रहा है कि उत्पादक स्तर पर कितना ऊर्जा उपलब्ध होगा। तो इसका जो चौथा का जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका 5000 किलो जूल। ठीक ना, तब जाके 5000 का निकालेंगे 10%, तो कितना आएगा, तो 5000 का 10% अगर हम निकालते हैं तब आपका आएगा कितना 500, और फिर 500 का निकालेंगे 10%, तो फिर आपका आएगा जो है कितना, तो 50, फिर 50 का निकालेंगे 10%, तो आपका 5 जूल आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन का, और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाने का क्या कहलाता है। ये आपके क्या कहलाएंगे, तो ये आपके कहलाते हैं जैव आवर्धन, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत का घटते जाने के किसके कारण है। ओजोन परत घट रहा है, इसका क्या कारण है। तो देखिए इसके कारण है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है परितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए निम्नलिखित में से 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है। ठीक ना, तो ये ऊर्जा किस रूप में जाती है, तो ये जाती है आपके जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं। तो ये जो है आपके आहार जाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आहार जाल बन जाता है इस केस में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, क्या होता है, तो हमेशा एक दिवसीय होता है, ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 10 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा एक दिवसीय होता है ऊर्जा का प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जब अल्ट्रावायलेट रेज से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है। तो जब मानव अल्ट्रावायलेट रेज से अधिक प्रभावित होगा तो उस केस में जो है क्या होगा, तो प्रतीक्षा तंत्र की क्षति हो जाएगी। इसके अलावा जो है त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। ऑप्शन पहला और तीसरा सही है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग जो है केवल गैर जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर का पूरा ऑप्शन अगर देखेंगे आपको तो
पहला दिया कि लकड़ी, कागज का चमड़ा, नहीं। फिर दिया है कि पॉलिथीन, प्रक्षालक और पीवीसी, ये आपका सही है, ठीक, जैव निम्नीकरण में। और इसके अलावा गैर जैव निम्नीकरण पूछना तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक, प्रदर्शक और घास, नहीं, घास तो गल जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी आपका ये हो जाएगा। यानी दूसरा और चौथा आपका ऑप्शन डी में है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तर की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सा सीमित करता है? तो कौन सा सीमित करेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया कि सभी हरे पौधे नीले हरे शैवाल उत्पन्न करते हैं। बी दिया है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। सी, उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करते हैं। और डी दिया है कि पौधे जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। ये कह रहा है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, नहीं, स्वयं बनाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो कौन सा संघटक नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहला करें घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, बिल्कुल नहीं। अपलवक, मानव, मछली, टिड्डा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखा जाए तो भेड़िया, घास, सांप, बाघ, नहीं। मेढक, घास, चील, टिड्डा, ये सही है। यानी दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित और सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो ये जो होगा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1%। चलिए यहाँ पे हमने देखा 15 का जो राइट आंसर बनेगा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, दूसरा और तीसरा होगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सही हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता कितनी होती है? तो देखिए कितना प्रकाश ऑब्जर्व किया जाता है पौधों के द्वारा, तो मात्र 1%, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि ये जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, इसके अनुसार एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर पर दिखाए गए हैं। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगा? तो किस पे उपलब्ध होगा? अब जानते हैं कि सबसे निचले स्तर पर T1 पे। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। राइट आंसर आपका जो होगा 17 का सी। अगला बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए घास, हिरण और बाघ। तो अगर हिरण को निकाल दिया तो बाघ होगा वो खत्म, बाजार खत्म, क्योंकि बाघ तो घास खाएगा नहीं, ठीक ना। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? बाघ समष्टि घट जाएगी, यानी बाघ की संख्या घट जाएगी, घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी और घास बढ़ जाएंगे, क्योंकि हिरण खाने वाली है या नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी परितंत्र में अपघटक हैं। तो किसी परितंत्र में अपघटक क्या होते हैं? तो ये अपघटक जो हैं ये जैव पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ के रूप में बदल देते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाते हैं तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो अगर मेढक जो है टिड्डे को खा जाते हैं तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में चला जाएगा। और आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक के जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों की बनी होती हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 15 क्वेश्चन भी कर लिया। 16 क्वेश्चन 16वां चैप्टर देख लेते हैं। 16वां चैप्टर देख लेते हैं। 16वां चैप्टर दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए सूची में से उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो आपका विद्युत, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है?
तो कौन सा सबसे तेज़ी के साथ घट रहा है, तो आप जान रहे हैं सेकंड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 घट रहा है बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक संसाधन के सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह एक ऐसा उपयोग वस्तु पदार्थ है जो प्रकृति की एक ऐसी देन है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। अगला क्वेश्चन 14, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका कारण है कि जल में अधजली लाशें फेंकी जा रही हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी के तट पर ये जहां अनेक फैक्ट्रियां की वाहिस्राव आकार जल में प्रवाहित हो रहे हैं, एकत्रित किए गए जल नमूने में पीएच इसका 3.5 से 4.5 परास के अम्लीय पाया गया है। निम्नलिखित में से फैक्ट्री में कौन सी फैक्ट्री की वाहिस्राव के कारण नदी में जल का पीएच मान कम हो गया है, तो पीएच मान कम होने का कारण क्या है, तो आप जानते हैं कि शीशे की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रियों के कारण ऐसा हो रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन की अम्लवण जलीय पौधे और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास कौन सा है, तो सही पीएच परास इसके लिए कौन सा हो जाएगा, आपका 6.5 से लेकर 7.5 पीएच के बराबर। और आपका 7वां क्वेश्चन है, वे 3 आर कौन से हैं हमें प्राकृतिक संसाधन को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायता करेंगे, तो आप जानते हैं ट्रिपल जो आर हैं, ये ट्रिपल आर हैं आपके कौन से, तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। कम उपयोग, इसके अलावा पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यह जैव विविधता से संबंधित कुछ कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता का संकल्प का सही वर्णन करते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर का जो अगर आंसर देखा जाए, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला ऑप्शन है जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है प्रजात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखा जाए तो आपका जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजात नहीं, जैव विविधता का ऊन अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी 8 नंबर का देखिए, ये भी 8 नंबर का, ये भी आपका जो है सही है, जैव विविधता वन में अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये भी सही है, तो यानी और डी दिया है 4 नंबर, जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले एक विशेष नहीं, विशेष स्पीसीज की बात नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पहला और तीसरा सही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। चलिए तब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए कथनों में से उन कथनों को चयन कीजिए जो दीर्घोपयोगी विकास की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि, ये बिल्कुल सही कह सकते हैं, ये सही है। इसके अलावा पर्यावरण को होने वाले क्षति की सीमा की चिंता किए बिना वृद्धि नहीं, ये पर्यावरण को तो आपको हर हालत में चिंता करना है, ये आपका गलत कथन है। थर्ड है पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सभी विकास कार्यों को रोक देना, नहीं, सभी विकास कार्यों को रुकना नहीं है, बल्कि कार्य करिए और पर्यावरण को भी संरक्षण कीजिए। और चौथा दिया है ऐसी वृद्धि जो सभी पर्णधारियों को मान्य हो, ये हाँ ये सही है। तो यानी आपका पहला और चौथा ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर आपका ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए है, हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधे की केवल एक ही स्पीसीज की खेती की जाती है, यह पद्धति प्रोत्साहित करती है। तो यह पद्धति जो क्या प्रोत्साहित करती है, क्षेत्र में एकल कृषि को दिखा रही है, ठीक है ना, राइट आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, एकल फसल वन संरक्षण क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि उच्चतम पोषी स्तर के जंतु का संरक्षण, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखिए बी दिया है कि केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण, नहीं। सी दिया है केवल सहकारी संरक्षण, और डी दिया है सभी भौतिक और जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, ये सबसे सूटेबल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
12 नंबर क्वेश्चन है, चिपकू आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? तो चिपकू आंदोलन से जो हमें संदेश मिला, महत्वपूर्ण संदेश, वो है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। ठीक ना। अब जानते हैं कि जो महिलाएं थी उन्होंने जिस पेड़ को काटा जा रहा था उसे वो लिपट गई थी, उसको काटने नहीं दे रही थी, तो ये वन संरक्षण के लिए ही था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बने बांधों जैसे टिहरी और अलमानी बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए जिनसे इस बात का संकेत मिलता हो कि बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के क्या परिणाम होंगे। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन करें कि क्षेत्र के स्थलीय पादप जात और प्राणी जात पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जो भी पेड़ पौधे होंगे पानी में डूब के वो मर जाएंगे। सेकंड है, क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड देखा जाए, खेती के लिए उपयोगी जमीन स्थायी रूप से नष्ट हो जाएंगे। ये भी सही बात है। और चौथा करें, इससे लोगों की स्थायी नौकरी मिल सके। ये जरूरी नहीं है कि लोगों की स्थायी नौकरी ही मिलेगी, कितना मिलेगा वो तो आप खुद जान रहे हैं। ठीक ना। तो आपका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, गैप GAP संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। यानी गैप का मतलब क्या है? तो गैप का मतलब है गंगा एक्शन प्लान, यानी गंगा एक्शन प्लान इसका राइट आंसर है। और फिर बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे गलत कथन को चयन करना है। और यहाँ पे देखिए कथन दिया क्या है, तो कथन दिया है कि आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। बिल्कुल सही। बी दिया है, दीर्घोपयोगी विकास में वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है। ये भी सही है। सी है, दीर्घोपयोगी यानी संपोषित विकास प्रधारियों के दृष्टिकोण का कोई ध्यान नहीं रखता। ये गलत कथन है। तो राइट आंसर का सी बन जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए, आम का वृक्ष, सांप, पवन, ये सभी प्राकृतिक है, लेकिन काष्ठ गृह लकड़ी का जो घर बनता है ये मानव बनाता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बात करते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन का। और 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, गलत कथन को चयन कीजिए। पहला कह रहा है, वनों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। बिल्कुल सही। बी है, वनों में अपेक्षाकृत अधिक पादप जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही। सी है, वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता। ये तो गलत कथन है। वनों में सबसे अधिक मृदा संरक्षण होता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, मिट्टी के अपरदन को, कटाव को रोकते हैं। ठीक ना। ये बिल्कुल आपका गलत कथन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के आराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है क्या, ऑप्शन दिया है चीड़, साल, बांस और गराना यानी मैंग्रोव। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, साल। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भूजल की कमी किसके कारण होती है? तो वनोन्मूलन के कारण। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी अब ताप बिजली के कारण तो होगा नहीं। इसके अलावा वनों का ह्रास और पानी में वर्षा में कमी, ये भी नहीं है। और दिया है आपका ऐसी फसलों की खेती करना जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक ना। तो इस तरह से देखिए राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन ए, 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया कि बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है? तो सीधी सी बात है, सामाजिक कारणों के चलते होता है, आर्थिक कारणों के चलते होता है और पर्यावरणीय कारणों के चलते होता है। यानी लोग विस्थापन होते हैं, लोगों का जो है घर परिवार, जो गांव वाले होते हैं, जो आसपास के पड़ोस के लोग होते हैं, वो जो है अलग अलग हो जाते हैं। उनकी जो रोजी रोटी होती है, खेती बाड़ी, कृषि, वो भी पानी के चलते डूब जाता है। और यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो भी जो है पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये सारे कारण हैं। इसके राइट आंसर आपका डी बन जाएगा, उपरोक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि खादिन, बंदिश, आहार और कट्टा के प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जल संभरण के लिए। ठीक ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
22 नंबर, शब्दों के उस सही संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्मी ईंधन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन, काष्ठ और सूर्य। ठीक ना, इसमें जीवाश्मी ईंधन नहीं होता है। बाकी आप देख रहे हैं इसमें कोयला जीवाश्मी ईंधन है, इसमें केरोसिन जीवाश्मी ईंधन है, इसमें जो है पेट्रोल जीवाश्मी ईंधन है, लेकिन इसमें जो है पवन, काष्ठ और सूर्य में कोई भी जीवाश्मी ईंधन नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर आपका सी बनेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया कि परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना, बी है खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना, और सी दिया है कि कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग करना। अब देखिए, ये तीनों जो ऑप्शन है ना, ये पर्यावरण के हितैषी नहीं है। जबकि चौथा कर है सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना है, बिल्कुल ये पर्यावरण के अनुकूल है और पर्यावरण हितैषी है। राइट आंसर डी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे और है इस चैप्टर से, और क्वेश्चन है कि बाढ़ के पानी से जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रुक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे, पहला कारण कि सिंचाई के लिए पानी नहीं रोका जाता है यहाँ पे। बी है पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते, बिल्कुल ये सही कथन है। सी दिया है कि भूजल का पुनर्भरण भी हो जाता है, ये भी सही है। डी है पानी को स्थायी तौर पर रोक कर रखते हैं, नहीं। ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों सही है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों हमने क्लास 10th का पूरा जो है आपका 8th, 9th, 10th का जो है हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल साइंस से कंप्लीट किए। जिनको भी नोट्स लेना है एनसीईआरटी का, आप नोट्स ले सकते हैं। बहुत जल्द आपके सामने एनसीईआरटी पॉलिटी का भी नोट्स आ जाएगा, और इसके अलावा जो है एनसीईआरटी जो है आपका हिस्ट्री है वो भी आपके बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा, और कम्बो पैक बिल्कुल आपको कम कीमत में मिल जाएगा, और बेहतरीन नोट्स होगा जो आपको TRE 4 को कंप्लीट कराने में, क्लियर कराने में और आपकी जॉब पक्की करने में बिल्कुल जो है 100% कारगर होगी। ठीक है, बाकी नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।